लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन की को चेयर और पाकिस्तान में होम बेस्ड विमेन की नुमाइंदा और उनकी सरबरा सीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक मेंबर और बहुत ही सुलझी हुई और बहुत सारे ख़वातीन के इशू पे सरदस्त हर वक्त मौजूद रहने वाली ज़हरा खान हमारे साथ आज मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो घर मज़दूर, खेत मज़दूर तो हमने सुना था, ये घर मज़दूर या घरों में बैठ के जो काम करती हैं ख़वातीन, उनके लिए वो क्या क्या करती हैं। ज़हरा खान, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है और आप एक इंटरनेशनल तंजीम के मेंबर हैं। 144 ममालिक हैं, उसके 5 करोड़ मेंबर हैं। तो उन 5 करोड़ लोगों को आपके इस होम बेस्ड जो यूनियन है उसके बारे में और यहाँ की ख़वातीन पे जो तकालीफ होती हैं वो मालूम है? जी, अब मालूम है क्योंकि होम बेस्ड वर्कर्स को जो है हमेशा से इग्नोर किया गया है और वो हमेशा से सप्लाई चेन का हिस्सा रही हैं। अब लोगों ने समझना शुरू किया है कि होम बेस्ड वर्कर्स क्या हैं और उनके राइट्स क्या हैं। जैसे कानून पास हुआ 2018 में और सिंध जो है वो पहला जो है इस पूरे खत्ते के अंदर एक पहली जगह बनी कि जहाँ पे लीगली रिकॉग्नाइज किया गया होम बेस्ड वर्कर को एज अ वर्कर। हम ये सब कॉन्टिनेंट में कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट नहीं, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठा के देख लें, क्योंकि 10-12 मुल्क हैं कि जिन्होंने जो है आईएलओ का जो कन्वेंशन है 177 उसका नंबर है, होम वर्क कन्वेंशन कहते हैं उनको। पहली दफ़ा जो है होम बेस्ड वर्कर्स को इंटरनेशनली कहा गया कि ये भी वर्कर है और सारे मुल्क जो है वो इस पर कानून साजी करें, तो उनको जो है वो रेटिफाई किया है। लेकिन लॉ कहीं पे भी मौजूद नहीं है तमाम मुल्कों में। अगर देखा जाए कुछ जगहों पे जो है हाँ वो सोशल सिक्योरिटी की चीज़ें मौजूद है, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जहाँ पे कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है उनको। लेकिन लॉ जो है वो पाकिस्तान में कहूँगी कि पहला है कि जिसने, और सिंध उसमें सबसे पहला है 2018 में उन्होंने इतने सारे जो होम बेस्ड वर्कर्स जो सिंध में रहते हैं उनको जो है पहली दफ़ा एक शनाख्त दी कि ये भी वर्कर हैं और उनको भी मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी और जो दीगर सहूलियात है जो वर्कर को मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फिर आखिर में जो है वो पंजाब ने जो है वो ये लॉ पास किया। कौन से लोग हैं आपकी तरफ से जिन्होंने इनिशिएट किया? देखिए, मैं सबसे पहला इसको क्रेडिट दूंगी होम बेस्ड वर्कर को खुद, क्योंकि जब भी हम लोगों से मिलने जाते थे ख़ासतौर पे मिनिस्ट्री से, तो वो हमें कहते थे कि किन की बात कर रहे हैं आप, कौन है ये लोग। तो फिर हमने उस दिन तय किया कि अब हम सड़कों पे आके दिखाएंगे। और क्योंकि इसमें औरतें सबसे ज़्यादा हैं और औरतों का आपको सोसाइटी में मालूम है कि बाउंडेशन सबसे ज़्यादा होती है, वो अकीदों की बुनियाद पे भी होता है, तहजीब मतलब कल्चर के हवाले से भी होता है, सो कॉल्ड वैल्यूज़ भी होते हैं उनके साथ। तो उनको ऑर्गेनाइज करना सबसे मुश्किल काम था कि इन सारी चीज़ों को भी देखना था हमें और फिर उसके बाद जो है उनको सड़कों पे लाना कि आप अपनी डिमांड करें, अपने राइट की बात करें, तब जाके जो है वो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी या लोग जो है वो आपको देखेंगे कि आप मौजूद हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, बल्कि मईशत का हिस्सा है। मतलब $4.5 अरब से ज़्यादा का काम जो है वो ख़वातीन मजदूर कर रही होती हैं, लेकिन उनकी कोई सिक्योरिटी, कोई किसी तरीके की जो है सहूलत के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो इन औरतों को फिर ऑर्गेनाइज किया और उनको फिर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने रैलीज निकाली, जहाँ तब जाकर जो है लोगों ने फिर जो है इसको रिकग्नाइज करना शुरू किया कि ये वाकई मौजूद है ये वर्कर। फिर इसके बाद कुछ हमारे साथी थे जो इंसान दोस्त थे, मजदूर दोस्त थे, साथी मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर, ख़ास तौर पे जो है वो अभी जो इक़्तिदार में है पार्टी, उनमें जो हमारे कॉमरेड साथी थे उन्होंने फिर हमारी सपोर्ट की कि वाकई ये वर्कर हैं और इनके लिए कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए। तो फिर हमने उनके साथ लॉबिंग शुरू की और उनके साथ डिस्कस करना शुरू किया, उनको खुद समझाया। लतीफ़ मुगल साहब को, ये जिन्होंने गुजर गए हैं, मंजूर बुदायूनी उनके साथ थे, इसी तरीके से जो है हबीबुद्दीन जुनैदी हैं जो इन चीज़ों को समझते थे। फिर एक मरतबा ये भी हुआ कि हमने जो है वो जो C-17 जब ये लॉ पास नहीं हुआ था तो 2015 या 16 में जो है वो हमने एक पिटिशन भी जो है वो सेनेट के अंदर डाली थी मैंने, तो और ये रज़ा रब्बानी ने ही मुझे कहा था कि अगर आप पिटिशन डालें तो फिर इसको सेनेट में डिस्कस किया जाएगा
कि C177 को रेटिफाई करें, क्योंकि लॉ नहीं बना था तो हम C177 की रेटिफिकेशन की तो बात कर एमपी रहे थे। एमएनए मिनिस्टर्स की लेवल पे रजा के सिवा और कौन? रजा रब्बानी और सईद गनी। सईद गनी। जी अच्छा, तो मिनिस्टर सईद गनी जी, पहले वो सेनेट में थे। पहले वो सेनेट जी, में फिर इसके बाद में फिर जो है वो सिंध असेंबली में आए हैं, और मिनिस्टर सीसी बन गए। रिलेटेड मिनिस्टर भी वो हुए। बाद में बने जी। हाँ। पहले लेबर मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर जो है और यहाँ की कानून की डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट में भी इंगेज लोग हुए हैं, लॉ जैसे खास तौर लॉ लॉ में से तो नहीं है कह सकती हूँ, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट से, क्योंकि उस टाइम पे जो है जैसे विमेन मिनिस्टर थी उस जमाने में तौकीर फातिमा थी। हाँ। वो बहुत एक्टिव थी हाँ, उसी वो दौरान। की भुट्टो है। जी हाँ, जी, तो वो ज़्यादा एक्टिव रही उसमें, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में आने लगी थी। हम क्योंकि हम उनके साथ लॉबिंग कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे उनके साथ। इस तरीके से उस टाइम पे जो है वो अमीर नवाब जो है वो मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर थे, एएनपी के थे। तो उनके साथ हमने बातचीत शुरू की, उनको समझाना शुरू किया कि ये वर्कर्स हैं और उनके लिए काम होना चाहिए। तो फिर उसके दौरान जो है बहुत सारी मीटिंग्स हुई और फिर नतीजा ये निकला कि हमने फिर ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स, उन सबको इंगेज करना शुरू किया इसके अंदर कि ये वर्कर है और उनके लिए कानून साजी होनी चाहिए। तो ये कन्वेंस इतना हुआ है कि फिर हमारी यहाँ पे सब कमेटी बनी और सब कमेटी ने फिर जो है वो पहले हमने रेजोल्यूशन पास दो किया। बात बताएं, असेंबली के बाहर और पार्टियां कौन सी और दानिशवर कौन सी? मेन तो यही लोग थे कि जिनसे हमने डिस्कशन शुरू की, लेकिन उसके साथ साथ जो ये तो सिलसिला बहुत बाद में जाके शुरू हुआ, क्योंकि मैं रशियन रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर्ड थी और मेरा तो ये था कि ना लोग जब खुद शऊर याफ्ता हो जाएंगे तो वो खुद निकलेंगे और अपना राइट ले लेंगे। लेकिन जब औरतों के साथ, जैसे मैंने बताया, कि काम करना शुरू किया तो सोसाइटी की जो बाउंडेशंस थी वो भी समझ में आना शुरू हुई बहुत स्ट्रांगली कि क्या क्या किस किस लेवल पे हमें गुजरना पड़ता है इन सारी चीज़ों पे। तो फिर हमने फिर इंगेज होना शुरू किया हमने पॉलिटिशियंस के साथ और मिनिस्टर्स के साथ, तब जाके जो है वो चीज़ें जो है बेहतर तरीके से हुई। लेकिन उससे पहले जो है हमने पहले लोगों को मुनज़्ज़म किया और उसी दौरान हम ट्रेड यूनियन से मिले। तो ट्रेड यूनियन में समझती हूँ कि नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन वाइड उस टाइम पे ट्रेड यूनियन फेडरेशंस थी, फेडरेशनों में से एक थी कि जिसने इन इशू को समझा, बहुत सीरियस लिया और अपने फर्स्ट में कि या जितने भी इजलास होते थे उसमें बाकायदा तौर पे वो एक डिमांड में हमारा डिमांड भी रखते थे कि होम बेस्ड वर्कर्स के लिए कानून साजी होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो बाकी साथियों ने फिर जो है वो अपना इनपुट दिया इसके अंदर और फिर जाके जो है वो चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई। लेकिन मैं ये समझती हूँ और मैं प्राउड भी फील करती हूँ इस पर कि इस पूरी मूवमेंट को हमने, मतलब ये जो तहरीक थी हमारी, जो होम बेस्ड वर्कर्स को जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसको हमने जेंडर के इशू से उठा के क्लास इशू में तब्दील किया है। और ये सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले जो है जितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, जो एनजीओस के लोग थे, बाकी लोग थे, वो इसको एज अ वुमेन इशू ही देख रहे थे कि औरत है, बेचारी है, तो इसलिए उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो इसलिए जो है वो इनके लिए काम होना चाहिए। तो फिर जितने भी मीटिंग्स वगैरह जब भी होती थी तो अक्सर मैं देखती थी कि सिर्फ वुमेन मिनिस्ट्री के लोग मौजूद होते थे उसमें। लेकिन फिर ये इशू हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया और समझा जब क्योंकि इनकलाबी जहन था, तो इनकलाबी जहन ने जो है इन चीज़ों को सोचना शुरू किया कि ये सिर्फ औरतों का इशू नहीं है, इसमें मर्द भी शामिल है, गो के मर्द कम हैं, औरतें सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये क्लास इशू है। तो हमें ऐसे लॉ की तरफ बढ़ना चाहिए जो दोनों को लेकर चले। जैसे आप देख लें कि सिंध के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर का लॉ पास हुआ है, लेकिन वुमेन एग्रीकल्चर का लॉ पास हुआ है, मतलब लॉ को भी हमने जेंडर में डिवाइड कर दिया, मर्द और औरत बना दिया। हालांकि जो मेल वर्कर हैं, किसान जो हैं, महारी जो हैं यहाँ पे, उनके साथ जो ज्यादती होती है वो कभी लॉ के अंदर नहीं आई, ना उसके साथ जो किस तरीके से उसको देखना चाहिए वो नहीं आया। तो ये इसलिए कानून जो हमने फिर बनाया, हमने ये होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट है, सिंध होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट है। इसके अंदर सारे वर्कर शामिल हैं, मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर जो भी है, उन सब के लिए फिर ये कानून साजी की और ये सब के सब जो है वो अब कानून की नज़र में वर्कर हैं और अपने लिए डिमांड कर सकते हैं जो कि एक मजदूर को हुकूक हासिल हैं। वो मैं आपने जो कि बात की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने रिक्वेस्ट किया 2-3 साल पहले कि ये लेडी डॉक्टर क्या होती है। मर्द को नहीं कहते मेल डॉक्टर, उसको कहता है मेडिकल ऑफिसर, इसको भी मेडिकल ऑफिसर का जेंडर में क्यों उसको कहते हो? कहाँ चला आ रहा है, मैंने कहा चले आ रहे को थोड़ा तब्दील करें। तो आपने ये टर्मिनोलॉजीज हैं वाकई में जो सदियों चलती है, लेकिन आप जब बीच में कोई चीज़ नहीं डालते हैं उसके अंदर तो नेचुरली वो फिर
एक आम सी लैंग्वेज बन जाती है और यूज होना शुरू हो जाती है। तो ये फिर हमने जो है इस तरह से चेंज किया इसको कि क्लास इशू में तब्दील किया, और फिर बाकी लोगों ने फिर हमें सराहा इस बात पे और बाकी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। अदरवाइज सिर्फ जस्ट वुमेन इशू के तौर पर इसको उठाया जा रहा था। तो अब ये है कि हम पूरी लेबर की बात कर रहे होते हैं और इसमें जो है वो मर्द भी अब जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और बाज़ जगहों पे खासतौर पर हैदराबाद में तो ये हुआ कि जब हमने चूड़ी के वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया खवातीन को, तो मर्द खुद हमारे पास आए कि आप इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें भी शामिल करें अपने साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ, क्योंकि हमें भी जो है वो राइट नहीं मिल रहा है। तो फैक्ट्री वर्कर्स भी फिर हमारे पास आना शुरू हुए। और 2000 में मैं ये कहूँगी कि 2019 में जो है पहली मरतबा जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो लेबर डिपार्टमेंट ने जो है पहली मरतबा ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के वेजेस को गैजेट के अंदर डाला। और सिर्फ होम बेस वर्कर को नहीं डाला, जो 10 साल उससे 10 साल पहले तक जो है वो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनकी वेजेस भी रिवाइज नहीं हुई थी, तो वो 2019 में जाके रिवाइज हुई उनकी, और अब जो है वो दोनों की रिवाइज जो है वो हर साल जो है। और एक्ट का क्या बना? एक्ट का ये है कि एक्ट के अंदर काम शुरू हो गया है, क्योंकि एक्ट बनने के बाद जो है उसको ट्रांसलेट किया जाता है रूल्स रेगुलेशन में। तो फिर हमने सपोर्ट होम बेस वुमेन वर्कर्स फेडरेशन ने जो है सपोर्ट किया लेबर डिपार्टमेंट को इसके अंदर, और फिर हमने रूल्स बनाए, और रूल्स के बाद जो है अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आपने कभी इस पे सोचा स्लो क्यों है? देखिए, एक तो ये है कि मतलब ये बहुत सारे डायमेंशंस है इसके अंदर आ जाते हैं ना। एक तो ये है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई नहीं है, वो बात तो करती है मजदूरों की, लेकिन मजदूरों के लिए काम नहीं करती है। मतलब आप देख लें कि बजट की बात चल रही है तो सारी मिनिस्ट्री चैम्बर्स पहुंचे हुए हैं, लेकिन लेबर्स का क्या? मतलब 37,000 में कौन गुजारा करता है? और होम बेस वर्कर की तो उससे भी कम है। मतलब वो तो मिनिमम वेज, जो डेली का मिनिमम वेज होता है वो भी नहीं कमा पाती हैं वो खवातीन, वो भी कम है। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि पॉलिटिकली इतना ज़्यादा जो है वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसके अंदर। दूसरा ये कि लेबर डिपार्टमेंट एक मतलब वही ना कि 100 सदियों से जो काम करते चले जा रहे हैं बस वही काम कर रहे हैं, तो खुद उनका माइंड चेंज करना। क्योंकि जब हमने ये लॉ पास हो गया और उसकी फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन की जब चीज़ शुरू की उसके अंदर, तो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर सीधा सीधा हमें कहते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे इसको, हम कौन कैसे घर जाके जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और मतलब उसको एक्सेप्ट करने के बजाय, नए हालात को एक्सेप्ट करने के बजाय, जैसे मैंने कहा ना कि अब डेफिनेशंस चेंज हो रही है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ गए, गिग इकोनॉमी पूरी आ गई है। तो अगर हम सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो नेचुरली उनके हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो उनको फिर कन्विंस करना पड़ा हमें कि ये हो सकता है अगर करना चाहें तो तब जाके जो है वो स्लो प्रोसेस में काम शुरू हुआ। और फिर दूसरा ये कि मैन पावर भी कम है लेबर डिपार्टमेंट के। आप खुद अगर विजिट करें तो हालत आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। लेकिन ये कि कुछ जो लोग हैं जो समझते हैं उन चीज़ों को, तो उन्होंने जो है वो इनिशिएट किया इसको। तो अब तक जो है वो कोई 2,500 से 3,000 लोग हैं जिनको उन्होंने वेरीफाई किया है, और वेरीफाई में भी हमारी मदद शामिल थी कि एरिया वाइज जो है वो हमने लोगों को विजिट कराया, उनके फॉर्म्स फिल किए हैं, ताकि इनको थोड़ा सा काम ये है कि कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आए हमें। लेकिन अभी भी ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हर चीज़ मौजूद होने के बाद भी सिस्टम बहुत स्लो है। तो जो करप्शन का लेवल है वो भी बहुत हाई है, तो उसको भी मैं समझती हूँ कि ये वजह है कि जिस चीज़ों को डिले करने की तरफ गई। फिर इसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस कानून की प्रैक्टिस में तो करप्शन हाइल नहीं है। नहीं उसमें नहीं है क्योंकि कानून तो पास हो गया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फिर एक चीज़ ये होती है कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब शामिल होना शुरू होती हैं तो चीज़ों को री इन्वेंट करने शुरू कर देती है, या वो कहती है कि नहीं हमने किया है, तो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको शामिल नहीं करती है। और फिर एक नई चीज़ अगर आप कर रहे होते हो तो नेचुरली जो चीज़ एक सीक्वेंस में चली आती है तो वो फिर जो है कहीं ना कहीं रह जाती है, रुक जाती है, और फिर इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। तो ये एक चीज़, ये सारी वजह हैं कि जिनकी वजह से प्रोसेस जो है डिले हो रहा है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो ये होगा कि इनकी शनाख्त एज अ मजदूर, उनको एक कार्ड इशू होगा। उस कार्ड का मतलब है कि उनको सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या हैं कि आपका सेसी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जहाँ पे इलाज मुआवजा मुफ्त होगा। अगर कोई हाथ पैर कुछ जवाब दे जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं या हादसा होता है तो उसकी फिर कंपनसेशन मिल रही होती है, उनको जो है वो रकम मिल रही होती है। पेंशन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, मतलब एक उम्र की हद होती है ना काम करने की, जहाँ हाथ पैर सब जवाब दे जाते हैं। तो एक पेंशन का जो है वो सिक्योरिटी है कि आपकी उम्र के बाद 55 उम्र के बाद या 60 साल की उम्र के बाद जो है वो आपको एक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। खास जो है 10,000 है या 8,000 जो भी है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है प्रेगनेंसी लीव्स हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो आप
जो छुट्टियां करते हैं तो उसकी जो है लीव मिल जाएगी। इस तरह से जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो उनको जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और उससे सबसे ज़्यादा बेहतर एक और बेनिफिट ये है कि मिनिमम वेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज भी औरतें जो है वो कम से कम जो है वो मतलब मीन्स में अगर कहूँ तो अभी भी जो है वो हमारी करेंसी में 50 पैसा 75 पैसा कुछ नहीं है, करेंसी नहीं है ना, वो करेंसी नहीं है बिल्कुल। और वो उस पर भी काम कर रही है खवातीन। तो वो बेहतर हो जाएगी सिचुएशन उनकी कि अगर उनको भी 37,000 मतलब वो कि ये कम है, हम तो लिविंग वेज की बात कर रहे होते हैं और लिविंग वेज जो है वो 70,000 से ऊपर है कि जो वर्कर को मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट वो जो है मिलना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी उनकी जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो मेल न्यूट्रिशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा और सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। एक चीज़ ये बेहतर होगी कि सोसाइटी के अंदर वो अपना रोल प्ले करेंगे सोसाइटी को चेंज करने के लिए, समाज को तब्दील करने के लिए। आपकी तंजीम की तरफ से ये जो बजट मेकिंग प्रोसेस है उसमें आपने खुद इनिशिएट किया है कुछ जी, अभी हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, करेस्पॉन्डेंस की है सरकार को अभी तक नहीं की है, लेकिन हम आपस में जो ट्रेड यूनियन है, जो इकोनॉमिस्ट है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह का चार्टर होना चाहिए हमारा मजदूरों का, कि जो हम जाके जो है वो मिनिस्टर्स को और ये इनको जो है जमा कराएं, ताकि एटलीस्ट जहाँ वो इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हैं, वहीं जो है वो वर्कर्स से भी बात करें और वर्कर की जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उसको भी जो है वो, क्योंकि वर्कर ज्यादा भी है बिल्कुल और 80% तो मुसीबत में भी वो है, 90% तो हम ही, 80-90% तो हम ही हैं, मुसीबत में भी है, मैशियत चलाते हैं हम और उसके बावजूद जो है वो इस्तेसाल है उनका। छोटे से वक्फे के बाद मैं फिर आपसे बात करूँ। नाजरीन, हमारी बातें मोहतरमा ज़ाहिरा खान से जारी हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हम किसी और सिलसिले पे मोहतरमा से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।